Hello bachcho, let's read this question. The question says, these questions contain statement first assertion and statement second is reason. Option A, statement first is true and statement second is true. Statement second is correct explanation for statement first. Option B, statement first is true. Statement second is true. Statement second is not correct explanation for statement first. Option C, statement first is true and statement second is false. And option D, statement first is false and statement second is true. Statement first is propene is more reactive than ethene with HCl because statement second propene is more stable than ethene। बच्चों इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए या फिर नहीं। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है कि जो प्रोटीन है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है इथीन से अगर हम उनकी रिएक्शंस HCl के साथ कराते हैं। और स्टेटमेंट सेकंड जो थी बच्चों उसमें बोला था कि जो प्रोटीन है वो ज्यादा स्टेबल होती है इथीन से। तो बच्चों इसके अंदर इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमें चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट बच्चों? द की कॉन्सेप्ट हियर इज हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। बेसिकली एल्कीन्स के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमिना हमें देखने को मिल सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स, कंडीशन क्या है? अगर हमें एल्कीन्स के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है तो कंडीशन ये होती है बच्चों कि हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है, अगर इससे कोई नेक्स्ट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अगर इससे कोई नेक्स्ट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो और उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक से ज्यादा हाइड्रोजन हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमिना देखने को मिल जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल अभी हमने ये क्या ले लिया है बच्चों? ये हमारे पास प्रोटीन है। इसके अंदर क्या है बच्चों? ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन था इससे ये नेक्स्ट कार्बन कैसा है? इससे नेक्स्ट कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि इसके चारों सिग्मा बॉन्ड्स हैं और इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके अंदर यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकता है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन अटैच है, अल्फा हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो दोनों में चेक करते हैं बच्चों पहले, एंड देन अपनी स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा होगा यहाँ पर। इसके अंदर पहले प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन क्या होता है बच्चों हमारे पास? प्रोटीन होता है CH3 और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2। और जो इथीन होता है बच्चों, इथीन कौन होता है? इथीन होता है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हुए होते हैं हमारे पास। तो प्रोटीन के अंदर चेक करते हैं। प्रोटीन के अंदर बच्चों अगर आप देखोगे ये डबल बॉन्डेड कार्बन था और इससे यहाँ पर एक इसके पास हाइड्रोजन भी अटैच था। इससे ये नेक्स्ट कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज, इससे ये तीन हाइड्रोजन अटैच है। इससे ये तीन हाइड्रोजन अटैच है बच्चों। इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से नेक्स्ट कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज है और इसके पास तीन तीन हाइड्रोजन है, तीन अल्फा एच है। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पर इसका एक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम इस तरीके से। ये C और ये H था और यहाँ ये CH2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया होगा। इससे अभी भी एक हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन ये अटैच है और यहाँ ये H प्लस, यहाँ ये H प्लस। ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है बच्चों? ये वापस इधर जाए और ये बॉन्ड अगेन H और कार्बन के बीच में बन जाए, H प्लस और कार्बन के बीच में बन सकता है। तो अगेन पहला वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बन सकता है। दूसरा क्या देखने को मिल सकता है बच्चों इसके अंदर? अभी हमने ये वाले CH बॉन्ड का देखा हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता था। अगर हम इस वाले CH बॉन्ड की बात करें, ये जो हमारे पास CH बॉन्ड है इसकी वजह से भी यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो जितने ज्यादा अल्फा H होते हैं बच्चों उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हम इसका कुछ इस मैनर में बना सकते हैं। यहाँ ये CH2 और ये नेगेटिव और यहाँ H प्लस। अब थर्ड इसका अगर हमें हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाना हो तो थर्ड भी बना सकते हैं। किस मैनर में बना सकते हैं बच्चों? यहाँ पर इसके पास एक और ये वाला जो CH का बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट होंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, तो इसके अंदर हम तीन हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तीन हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इसके बना सकते हैं। यहाँ पर क्या था बच्चों? ये H प्लस में बन गया होगा, कन्वर्ट हो गया होगा H प्लस में, H प्लस और यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच है और ये डबल बॉन्ड CH और ये CH2 नेगेटिव, ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम वही बात करें इथीन की, इथीन में क्या है? ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इससे कोई नेक्स्ट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है ही नहीं। तो यहाँ नो हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखने को मिल रहा। इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिल रहा है। पहले वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता था। तो जो जिसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ पर जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो ज्यादा स्टेबल होगी इथीन से, क्योंकि प्रोटीन में क्या हो सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है लेकिन इथीन में नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ट्रू है। साथ में बच्चों अगर हम प्रोटीन और इथीन की HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसको समझना है। प्रोटीन के हम ले लेते हैं, प्रोटीन को हम ऐसे लिख देते हैं, ये एक हाइड्रोजन है और यहाँ ये CH और यहाँ ये क्या है? CH2 था बच्चों।
और जो इथीन है वो भी CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों अगर आप देखोगे इनके अंदर ज्यादा रिएक्टिव कौन होगी, अगर हम HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, इसकी भी रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ और इसकी भी रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ, HCl एसिड है H प्लस देगा Cl नेगेटिव देगा, यहाँ पर भी H प्लस देगा Cl नेगेटिव देगा। तो बेसिकली ये सोर्स होता है H प्लस की। अगर आप देखोगे यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से यहाँ पर क्या आ रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था, इस CH2 पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, इस CH2 पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, इस CH2 पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से CH3 ग्रुप है बच्चों, ये जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो CH3 ग्रुप है बच्चों, ये क्या काम करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन करने की वजह से यहाँ पर इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। और साथ में ये प्लस आई इफेक्ट भी लगा रहा होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट भी लगा रहा है। तो जब आप इसकी HCl के साथ रिएक्शन कराते हो, ये बहुत फास्टली H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पर एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म कर देता है। यहाँ पर H आ गया होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, देन Cl नेगेटिव आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना लेगा CH3CH। और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, Cl आ चुका होगा और यहाँ ये CH3, ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन भी बनाता है और साथ में Cl नेगेटिव इजीली अटैक भी करेगा, क्योंकि इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। पाई बॉन्ड्स तो दोनों के अंदर हैं, लेकिन जो CH3 ग्रुप है इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से ये CH2 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है और साथ में ये प्लस आई इफेक्ट के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से HCl के साथ प्रोपीन की जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं बात करें हम इथीन की, तो इसके अंदर एज सच कोई हमारा ग्रुप तो है नहीं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कोई बढ़ा ही नहीं रहा है, तो इसके अंदर कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी, कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली लो होगी। तो जब ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा, इसकी जो रिएक्शन होगी कंपैरेटिवली स्लोअर होगी, क्योंकि पहले यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन बनेगा ये कैसा है, प्राइमरी है। देन Cl नेगेटिव आएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी बन जाएगा CH3CH2Cl। तो ये रिएक्शन स्लो होगी, ऊपर वाली रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि ऊपर वाली में एक तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन भी बन सकता है, साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन नीचे वाले में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला फैक्टर काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए नीचे वाली में रिएक्शन स्लो होगी। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि जो प्रोटीन है वो मोर रिएक्टिव होता है देन इथीन विद HCl, तो ये वाली बात भी ट्रू है। और इसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो प्रोटीन के अंदर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इथीन, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। लेकिन इथीन के अंदर ऐसा नहीं होता, तो ये इसका करेक्ट रीजन है। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, लेकिन जो रिएक्टिविटी का करेक्ट रीजन है प्रोटीन की, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है हाई। तो जो हमारी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट का, जो ऑप्शन बी में मिला है। ऑप्शन A C D बच्चों गलत हो जाएंगे, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।